नमस्ते और इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। रियासतों का विलीनीकरण हम सब जानते हैं, एक मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके चलते नए राज्य 4 प्रशासनिक श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी और डी में बढ़ गई। यह सीरीज मुख्य 3 कैटेगरी यानी पार्ट ए, बी और सी पर गौर करती है। पहले कुछ एपिसोड में हम भाग ए के अंतर्गत आने वाले राज्यों और उन्हें बनाने वाली रियासतों के विलय का पता लगाएंगे। मतलब वे राज्य जिनकी रियासतों को उनके संबंधित ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया था। इसमें सभी प्रकार की रियासतें शामिल थीं, जैसे कि बड़ौदा, कोल्हापुर जैसे बड़े राज्यों से लेकर संदूर जैसे छोटे और कम जाने पहचाने राज्य और गुजरात और उड़ीसा के छोटे राज्य। राज्यों के अधिकांश विलय समझौतों को, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलय समझौतों को एक तरह से प्रमाण बना के तैयार किया गया था और उनका प्रशासन प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अगले 11 एपिसोड में इनमें से प्रत्येक राज्य और राज्य समूहों की कहानी को अधिक विस्तार से सुनते हैं। ये सारे एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इन आर्टिकल की मदद से हमने ये चर्चा तैयार की है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो जैसा हमने सुना, पार्ट ए राज्य वो थे जहां रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाया गया। आज हम इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये कहानी है भारत में बड़ौदा रियासत के विलय की। जी, एक बहुत अहम मोड़ था वो भारतीय इतिहास में। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर जानकारी के लिए कई स्रोत हैं, पुराने लेख हैं, सरकारी कागजात हैं और उस जमाने के जो लोग थे उनके अपने बयान भी हैं। हाँ, काफी कुछ है देखने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि यह सब हुआ कैसे। मतलब एक इतनी बड़ी और जिसे प्रगतिशील भी माना जाता था, वो रियासत भारतीय संघ का हिस्सा आखिर बनी कैसे? बड़ौदा मतलब कोई छोटी मोटी रियासत तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी बड़ी और समृद्ध रियासत थी। सोचिए, लगभग 8,200 वर्ग मील का इलाका और आबादी भी करीब 30 लाख। और रेवेन्यू वो भी सालाना कोई 7 करोड़ रुपए। उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम थी। जी हाँ, उस वक्त के हिसाब से तो काफी ज्यादा। और जैसा आपने कहा, प्रगतिशील होने की भी इसकी एक पहचान थी। हाँ, खासकर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के समय में। बिल्कुल, उन्होंने कई सारे सुधार किए थे। जैसे वो अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा। हाँ, 1893 में शुरू की और 1906 तक तो लगभग सब जगह लागू हो गई थी। फिर वो ट्रांजिट ड्यूटी खत्म करना, कस्टम ड्यूटी हटाना और अपनी जो लोकल करेंसी थी बाबाशाही, उसकी जगह ब्रिटिश भारतीय सिक्के चलाना, ये भी एक बड़ा कदम था। जी, और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना भी तो उन्होंने ही की थी। हाँ, 1901 में। और कृषि में भी नए प्रयोग, सहकारी समितियां और रेलवे नेटवर्क भी तो काफी फैलाया था उन्होंने। करीब 700 मील से ज्यादा की लाइनें थी राज्य के पास। तो कुल मिलाकर एक आधुनिक राज्य बनने की दिशा में था बड़ौदा। बिल्कुल, और यही बात उसे कई दूसरी रियासतों से अलग करती थी। लेकिन इसमें एक पेच भी था। अच्छा, क्या? बड़ौदा का भूगोल, मतलब उसका जो इलाका था वो एक साथ जुड़ा हुआ नहीं था। ओह हाँ, ये मैंने पढ़ा है, टुकड़े टुकड़े में था। जी, बॉम्बे प्रांत और गुजरात की जो दूसरी रियासतें थीं, उनके बीच में इसके हिस्से बिखरे हुए थे। काठियावाड़ में भी कुछ इलाके थे। तो प्रशासन तो कुशल था, जैसा हम कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है इस तरह बिखरे हुए इलाकों को संभालना एक चुनौती तो रही ही होगी। और ये जो भौगोलिक बिखराव था, ये आगे चलकर विलय की बातचीत में एक अहम मुद्दा भी बना। अच्छा, तो ये तो हो गई पृष्ठभूमि। अब आते हैं उस दौर पर जब ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था। जी। तो रियासतों पर जो ब्रिटिश सर्वोपरिता थी, मतलब वो जो एक खास कंट्रोल था क्राउन का। हाँ, पैरामाउंसी जिसे कहते हैं, खासकर रक्षा और विदेश नीति जैसे मामलों में, वो भी खत्म होने वाली थी। अब रियासतों को तय करना था कि भाई नए बन रहे भारत के साथ उनका रिश्ता क्या होगा। और कांग्रेस तो पहले से ही चाहती थी। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो शायद 1938 से ही ये चाह रही थी कि ये रियासतें राजनीतिक तौर पर भारत में मिल जाएं। जी, एक राजनीतिक एक रूपता लाने के लिए। और बड़ौदा ने शुरुआत में तो काफी सहयोग दिखाया है ना। हाँ, बिल्कुल। ये उन पहली रियासतों में से थी जिसने 1947 में संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। और वो विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हाँ, उस पर भी दस्तखत करने को तैयार हो गया था आजादी से ठीक पहले, जिसके तहत वो 3 अहम विषय रक्षा, विदेश मामले और संचार भारत सरकार को सौंपने थे। तो ऊपर से तो लग रहा था कि बड़ौदा का विलय शायद आसानी से हो जाएगा। हाँ, शुरू में तो ऐसा ही लगा। लेकिन फिर मामला इतना सीधा रहा नहीं, क्यों?
शासक सर प्रताप सिंह गायकवाड़ की अपनी कुछ अलग सोच थी। हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। शुरुआती सहयोग तो था, लेकिन बाद में सर प्रताप सिंह अपनी हैसियत को लेकर मतलब मोलभाव करने लगे। अच्छा। सितंबर 1947 में जब वो जूनागढ़ वाला संकट चल रहा था, हाँ। तब प्रताप सिंह ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे लगा कि वो मतलब मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने वीपी मेनन और सरदार पटेल से कहा। क्या कहा? कि अगर भारत उन्हें पूरे पश्चिमी भारत की, जिसमें गुजरात भी शामिल हो, उसकी जिम्मेदारी सौंप दे तो वो शांति बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। पूरे पश्चिमी भारत की जिम्मेदारी, गुजरात समेत? अरे बाप रे। जी, और सुनने में तो यहाँ तक आया कि वो गुजरात के राजा का ताज पहनने की भी उम्मीद पाले हुए थे। ये तो वाकई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी उस माहौल में। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने पटेल और मेनन को ये भरोसा भी दिलाया कि वो भारत के वफादार सहयोगी रहेंगे। लेकिन सरदार पटेल का क्या रुख था इस पर? सरदार पटेल ने तो उनकी इस महत्वाकांक्षा को मतलब सिरे से खारिज कर दिया। शायद प्रताप सिंह कुछ वैसी खास स्थिति चाह रहे थे जैसी हैदराबाद के निजाम की थी, लेकिन पटेल उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और फिर बाद में जब प्रताप सिंह को लगा कि अरे इस बात से तो दिल्ली नाराज हो गई है, तो उन्होंने इसका ठीकरा अपने दीवान बीएल मित्तर उन पर फोड़ने की कोशिश की। हालांकि मित्र साहब ने साफ इनकार कर दिया कि उनका इससे कोई लेना देना था। ये दिखाता है कि मतलब शासकों पर कितना दबाव था और वो अपनी स्थिति को लेकर कितने अनिश्चित थे उस समय। और ये सिर्फ बाहर का दबाव नहीं था, शायद रियासत के अंदर भी कुछ चल रहा था। हाँ बिल्कुल। बड़ौदा में भी मतलब एक जिम्मेदार सरकार की मांग को लेकर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। खासकर जनवरी 1948 में जब पास में ही सौराष्ट्र संघ बना तो यहाँ भी दबाव बढ़ा। और प्रताप सिंह की अपनी बनाई सरकार से रिश्ते कैसे थे? वो भी तनावपूर्ण हो गए थे। महाराजा की शिकायत थी कि भाई उनसे प्रशासनिक मामलों में कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया जा रहा। तो मतलब महाराजा एक तरह से घिर रहे थे, बाहर से भी दबाव, अंदर से भी। हाँ बिल्कुल। अंदरूनी कलह और बाहरी दबाव दोनों तरफ से महाराजा घिरते जा रहे थे। और यहीं पर एंट्री होती है वीपी मेनन की। हाँ, वीपी मेनन राज्य मंत्रालय के सचिव, रियासतों के विलय में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जी, उन्होंने हस्तक्षेप किया। वो प्रताप सिंह से मिले और उन्हें समझाने की कोशिश की। क्या समझाया उन्होंने? मेनन का तर्क बहुत सीधा और कह सकते हैं व्यवहारिक था। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आपने जिम्मेदार सरकार दे ही दी है तो आप तो वैसे भी अब सिर्फ नाम के एक संवैधानिक प्रमुख ही रह गए। बात तो सही थी। और फिर उन्होंने बड़ी चतुराई से बड़ौदा की जो भौगोलिक स्थिति थी उसका जिक्र किया। वो बिखरे हुए इलाकों वाली बात। हाँ, उन्होंने कहा कि आपका राज्य गुजरात और काठियावाड़ के इलाकों में बिखरा हुआ है और यहाँ मतलब भाषाई तनाव की आशंका हमेशा बनी रहती है, क्योंकि महाराजा मराठा थे और प्रजा ज्यादातर गुजराती। बिल्कुल। तो मेनन ने कहा कि ये स्थिति आपकी अपनी हैसियत को कमजोर कर सकती है, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप बड़ौदा का बॉम्बे प्रांत में विलय कर दें। और बदले में मेनन ने ये पक्का आश्वासन दिया कि भारत सरकार महाराजा के प्रिवी पस यानी जो सालाना भत्ता मिलना था, उनके जो खास अधिकार थे, विशेषाधिकार और उनकी पदवी, उन सब का पूरा ख्याल रखेगी। तो एक तरह से सुरक्षा का वादा किया। जी, उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता सुझाया गया था। तो क्या महाराजा फौरन मान गए इस पर? नहीं, फौरन नहीं माने। सर प्रताप सिंह थोड़े हिचकिचाए। उन्होंने अपनी पत्नी महारानी शांता देवी उनसे सलाह ली। अच्छा, महारानी का क्या कहना था? दिलचस्प बात यह है कि महारानी विलय के पक्ष में नहीं थी। ओह। लेकिन उन्होंने आखिरी फैसला महाराजा पर ही छोड़ दिया। तो फिर महाराजा ने क्या तय किया? आखिरकार प्रताप सिंह इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद उनकी अपनी सरकार से उन्हें वो सम्मान और अधिकार नहीं मिलेंगे जिसकी उन्हें उम्मीद है, और उनका भविष्य भारत सरकार के साथ जुड़ने में ही ज्यादा सुरक्षित है। समझ गया। तो ये उनका अपना आकलन था। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर औपचारिक फैसला कब हुआ विलय का? औपचारिक फैसला लिया गया 28 जनवरी 1949 को। उनकी जो कार्यकारी परिषद थी उसने इसे मंजूरी दी और घोषणा 31 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कर दी गई। और कहते हैं कि जब दस्तखत हुए तो महाराजा काफी भावुक हो गए थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब समझौते पर दस्तखत करने का समय आया तो प्रताप सिंह काफी भावुक हो गए और वीपी मेनन के सामने उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेनन ने उन्हें फिर से भरोसा दिलाया कि उनके हितों का, खासकर प्रिवी पर्स और निजी संपत्ति के मामले में पूरा ध्यान रखा जाएगा। यकीनन एक युग का अंत था वो, सदियों से चली आ रही सत्ता का इस तरह खत्म होना। हाँ, किसी भी शासक के लिए आसान नहीं रहा होगा वो क्षण। बिल्कुल।
तो फिर इस समझौते की मुख्य शर्तें क्या थीं? जाहिर है प्रिवी पर्स और निजी संपत्ति ये दो बड़े मुद्दे रहे होंगे। जी बिल्कुल। प्रिवी पर्स पर तो काफी बातचीत हुई। हाँ। देखिए, आमतौर पर जो पूर्वी राज्यों का विलय हुआ था, वहां शासकों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए सालाना की सीमा से तय कर दी गई थी। अच्छा। लेकिन बड़ौदा, जैसा हमने कहा, एक बड़ी और आर्थिक रूप से मजबूत रियासत थी, हाँ। तो उससे ज्यादा राशि मिली। प्रताप सिंह का प्रिवी पर्स तय हुआ 26.5 लाख रुपए सालाना। 26.5 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम थी उस समय। जी, हैदराबाद के निजाम के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी राशि थी और इसकी गारंटी केंद्र सरकार ने दी थी। ठीक है, और निजी संपत्ति का क्या हुआ? वो कैसे तय हुआ कि क्या महाराजा का है और क्या राज्य का? हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। महाराजा इस बात पर सहमत हुए कि उनकी निजी संपत्ति और राज्य की संपत्ति को अलग-अलग किया जाएगा। उन्होंने 2 बड़े राज्य ट्रस्ट बनाने का वादा भी निभाया, 1-1 करोड़ रुपए के। ये ट्रस्ट सार्वजनिक कामों और शिक्षा के लिए थे, जिनकी घोषणा उनके पहले के शासक ने की थी। अच्छा, वो वादे पूरे किए? जी, इसके अलावा उन्होंने कुछ सरकारी पैसा लौटाने का भी वादा किया। जो खजाना था, जवारखाना, उसके रिकॉर्ड दुरुस्त करने की बात कही। और गहनों का? हाँ, निजी और राज्य के गहनों की अलग-अलग लिस्ट बनाने पर सहमत हुए, और कुछ कीमती हार और गहने जो इंग्लैंड ले जाए गए थे, उन्हें वापस लाने का भी वादा किया। काफी कुछ था इसमें। जी, और एक और अहम बात, उन्होंने अपनी सारी निजी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाने पर भी सहमति जताई, जो महारानी और बच्चों के फायदे के लिए होता। और ये सब शांति से हो गया, कोई झगड़ा नहीं। हाँ, सबसे अच्छी बात यही रही कि ये सारे जटिल मामले बिना किसी बाहरी मध्यस्थता के आपसी सहमति से ही सुलझा लिए गए। ये तो वाकई एक विस्तृत व्यवस्था थी। अच्छा, कानूनी तौर पर इसका मतलब क्या था? जो पहले समझौते हुए थे, जैसे वो विलय पत्र और स्टैंड स्टिल समझौता, उनका क्या हुआ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो नया विलय समझौता हुआ, इसने अगस्त 1947 वाले विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल समझौते, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को पूरी तरह से रद्द कर दिया, मतलब ओवरराइड कर दिया। स्टैंड स्टिल समझौता तो इसलिए था ना कि चीजें चलती रहें, कोई खालीपन ना आए। बिल्कुल, उसका मकसद था कि सत्ता बदलने के दौरान पुरानी व्यवस्थाएं जैसे डाक, तार, कस्टम वगैरह वो चलती रहें। लेकिन अब इस नए समझौते का मतलब था कि भारत की जो डोमिनियन सरकार थी, उसे बड़ौदा राज्य पर पूर्ण और अनन्य क्षेत्राधिकार और शक्ति मिल गई। अच्छा, मतलब पूरा कंट्रोल। जी, पहले जो सिर्फ 3 विषयों पर सीमित विलय हुआ था, अब वो खत्म हो गया। बड़ौदा अब पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया था। और जो लोग रियासत की नौकरी में थे, कर्मचारी, उनके लिए भी कुछ था समझौते में? हाँ, उनके हितों का भी ध्यान रखा गया था। समझौते में एक क्लॉज था कि प्रशासन के हस्तांतरण से पहले राज्य के कर्मचारी के तौर पर अपने काम के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए उन पर कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि भारत सरकार पहले इजाजत न दे। तो उन्हें एक तरह की सुरक्षा दी गई। जी बिल्कुल। तो आखिरकार इतनी सारी बातचीत और व्यवस्थाओं के बाद औपचारिक रूप से विलय कब हुआ? मतलब दस्तखत कब हुए और प्रशासन कब सौंपा गया? बड़ौदा विलय समझौते पर औपचारिक दस्तखत हुए 21 मार्च 1949 को। महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ और भारत सरकार की तरफ से वीपी मेनन ने साइन किए। और प्रशासन? ये तय हुआ कि 1 मई 1949 को बड़ौदा राज्य का प्रशासन डोमिनियन सरकार को सौंप दिया जाएगा और फिर इसे बॉम्बे प्रांत का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो इस तरह 1 मई 1949 को बड़ौदा औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। ये उस बड़ी पहेली का एक अहम टुकड़ा था, जिसे हम भारत का एकीकरण कहते हैं। बिल्कुल, और इस समझौते की जो मुख्य बातें थीं, वो लगभग वैसी ही थीं जैसी दूसरी रियासतों के साथ हुए समझौतों में थीं। जैसे महाराजा ने शासन के सारे अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए, बदले में सरकार ने उनके व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और सम्मान की गारंटी दी। राज्य का प्रशासन बॉम्बे प्रांत के साथ मिला दिया गया। और पैसे कौड़ी का मामला, फाइनेंस? हाँ, वित्तीय मामलों के एकीकरण के लिए भी व्यवस्था बनाई गई। एक कमेटी बनाई गई थी, भारतीय राज्य वित्त जांच समिति। उसे ये काम सौंपा गया कि वो बड़ौदा के बॉम्बे में विलय से जो वित्तीय मसले उठेंगे, उनकी जांच करें। मोटे तौर पर केंद्र सरकार केंद्रीय विषयों और संपत्ति देनदारियों को संभालेगी और प्रांतीय सरकार प्रांतीय विषयों को। और प्रिवी पर्स? प्रिवी पर्स का भुगतान भी आखिरकार केंद्र सरकार के बजट से ही होना था। ठीक है, लेकिन क्या कहानी ही खत्म हो गई? मतलब विलय हो गया, सब शांत हो गया? नहीं। या प्रताप सिंह ने बाद में कोई रस लाया? शुरू? नहीं, कहानियां खत्म नहीं हुई। विलय के कुछ समय बाद सर प्रताप सिंह ने इस पूरी प्रक्रिया की वैधता पर ही सवाल उठा दिए। अरे,
ये क्या बात हुई? हाँ, उन्होंने दावा किया कि ये विलय उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था और बाद में जो कुछ हुआ वो भी ठीक नहीं था, अनुचित था। ये वाकई एक चौंकाने वाला मोड़ था। तो फिर भारत सरकार और वीपी मेनन ने क्या कहा? उन्होंने तो खुद ही समझौता करवाया था। वीपी मेनन ने इन दावों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि भाई महाराजा ने खुद समझौते पे दस्तखत किए हैं, उनकी अपनी कार्यकारी परिषद ने प्रस्ताव पास किया है, उन्होंने खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। ये सब क्या साबित करता है? यही कि फैसला सोच समझकर और उनकी सहमति से हुआ था। बिल्कुल। मेनन ने जोर देकर कहा कि ये जो बड़े राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, ये समय की मांग है। एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र भारत में रियासतों का एकीकरण होना ही था, ये एक तरह से अपरिहार्य था, है ना? हाँ। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। मतलब शुरू में गारंटी तो दी गई थी, लेकिन सर प्रताप सिंह केंद्र सरकार के लिए एक कह सकते हैं मुश्किल व्यक्ति बने रहे। अच्छा, कैसे? 1950 में उन्होंने कुछ और शासकों के साथ मिलकर एक शासकों का संघ जैसा बनाने की कोशिश की, ताकि वो अपनी शिकायतें राज्य मंत्रालय के सामने रख सके। ओह, तो वो फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, कुछ उस तरह का। इसका नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1951 में भारत सरकार ने एक बहुत कड़ा कदम उठाया। क्या? सरकार ने सर प्रताप सिंह को उनके पद, उनके खिताब, उनके विशेषाधिकारों और सम्मानों से वंचित कर दिया। अरे, मतलब डी-रिकॉग्नाइज कर दिया। हाँ, बिल्कुल। और उनके जो बड़े बेटे थे फतेह सिंह राव गायकवाड़, उन्हें उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। जी, और ये कार्यवाही ये दिखाती है कि केंद्र सरकार पूर्ण एकीकरण को लेकर कितनी दृढ़ थी। वो रियासती शक्तियों के किसी भी बचे खुचे प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार थी। मतलब नए भारत में पुरानी व्यवस्थाओं के लिए अब कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही थी। तो ये थी बड़ौदा के विलय की पूरी कहानी। एक तरफ सयाजीराव के दौर की प्रगतिशील रियासत और दूसरी तरफ प्रताप सिंह के समय की ये जटिल प्रक्रिया, जिसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी थी, राजनीतिक दबाव भी थे और एक नया राष्ट्र बनाने की जो जमीनी हकीकत थी वो भी थी। हाँ, बिल्कुल। और वो जो प्रिवी पर्स और निजी संपत्ति पर बातचीत हुई, वो उस दौर की जटिलताओं को बहुत अच्छे से दिखाती है। निश्चित रूप से। इसका मतलब ये है कि भारत का एकीकरण सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था, इसके पीछे बहुत गहरी व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक परतें थी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ौदा का जो ये मामला है, ये हमें रियासतों के एकीकरण में जो चुनौतियां आईं और जो तरीके अपनाए गए, उन्हें समझने में बहुत मदद करता है। ये दिखाता है कि कैसे सदियों से चले आ रहे जो ऐतिहासिक विशेषाधिकार थे, उन्हें एक नए, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र की जरूरतों के साथ संतुलित करने की कोशिश की गई। हालांकि वो संतुलन हमेशा आसान नहीं था। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं था और अक्सर विवादों से भरा भी रहा, जैसा हमने देखा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, ये भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने में एक बहुत गहरा बदलाव ला रही थी। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जी। जब हम इतिहास को देखते हैं तो अक्सर हमें चीजें अपरिहार्य लगती हैं कि भाई ये तो होना ही था। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन बड़ौदा के विलय जैसी घटनाओं में ये जो अपरिहार्यता की धारणा है, इसके सामने व्यक्तिगत फैसलों और एजेंसी, मतलब लोगों के अपने निर्णयों की कितनी भूमिका होती है? क्या प्रताप सिंह या मेनन या पटेल के अलग फैसले इस कहानी को कोई और मोड़ दे सकते थे? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा सवाल ये कि इन विलय समझौतों में जो वादे और गारंटियां दी गईं, जैसे प्रीवी पर्स या विशेषाधिकार, उनका भविष्य की पीढ़ियों पर और उस क्षेत्र की पहचान पर क्या और कैसा असर पड़ा होगा? जी, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर विचार करना जरूरी है।